फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास एवं विकास के प्रकार, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम इन पीवाईक्यूज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके पीछे की थ्योरी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास के प्रक्रिया के बारे में सही है। सबसे पहला कथन है कि विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, इसकी जो नेचर होता है वो यूनिडायमेंशनल नहीं होता है, यानी एक दिशीय नहीं होता है। हमने सेकंड ऑप्शन है हमारा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी ये केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। ऐसा नहीं था, हमने पढ़ा था जब हमने हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि किसी भी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो दो चीजों पर मेनली डिपेंड करता है। पहली चीज इसमें थी हेरिडिटी, दूसरा था इसमें इन्वायरमेंट यानी आनुवंशिकी और पर्यावरण। पर्यावरण, ठीक है। हमने देखा था हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी जो हमें अपने माता पिता से जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं, जो चीजें मिलती हैं हमें, हम उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और इन्वायरमेंट यानी हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस परिवेश में हमारा लालन पालन, हमारा ग्रोथ हो रहा है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी इन्वायरमेंट के साथ अंतःक्रिया करती हैं तो किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। अभी डिपेंड करता है कि किस टाइप का हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स उसको मिले हैं, विशेषताएं मिली हैं, और किस टाइप के एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल है। तो किसी एक का भी यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी का, सिर्फ हेरिडिटी का असर होता है या सिर्फ इन्वायरमेंट का असर होता है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि 50% हेरिडिटी का होता है और 50% इन्वायरमेंट का होता है। वी कैन नॉट डिफाइन कि किसका कितना होता है, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था हमारा कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी। तो ऐसी ये बात भी नहीं है। देयर इज ए कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। हमने कहा ना कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट में हमारा कल्चरल फैक्टर भी होते हैं कि हम कि इंडिविजुअल किस कल्चर में रह रहा है, किस संस्कृति में इंडिविजुअल रह रहा है, इसका फर्क बिल्कुल पड़ता है। नेक्स्ट हम ऑप्शन बढ़ते हैं, डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। बल्कि इन दोनों का, बी और डी का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है। रनिंग यानी दौड़ना, वॉकिंग, स्क्रिबलिंग यानी घसीट कर लिखना, या जंपिंग। देखिए, दो तरीके के हमारे मूवमेंट होते हैं। एक होता है हमारा फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स, और दूसरा हमारा होता है ग्रॉस। इसको हम कहते हैं सूक्ष्म, और इसको हम जो है बड़ा, ग्रॉस, बड़ा। देखिए, जिनमें हमारी स्मॉल मसल्स, ठीक है, जिसमें हमारी स्मॉल मसल्स का यूज हो, जैसे कि हमारी फिंगर टिप्स हो गई, हमारी उंगलियां हो गई, ये चीजों का हमारा जैसे यूज हो, उसको हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। और जिसमें हमारी बड़ी मसल का, बिग मसल्स, जैसे हमारे पैर हो गए, हमारे जो है पूरे बड़े, पूरा हाथ हो गया, इस तरीके की मसल्स का जहां पर यूज हो, उसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो ये फाइन मोटर स्किल्स, अब देखिए यहां पर कहां पर हमारी फाइन मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है। रनिंग में हमारे पैर का यूज हो रहा है, वॉकिंग में भी पैर का यूज हो रहा है, जंपिंग में भी हमारे पैरों का यूज हो रहा है। तो ये हमारे कौन से में आएंगे? ये हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएंगे। तो फाइन मोटर स्किल्स में हमारा कौन सा आएगा? स्क्रिबलिंग यानी घसीट कर लिखना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ कि
कोई बच्चा रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा करना सीखा। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। देखो, एक बच्ची है जिसने 18 महीने में 2 शब्द कहना सीखे, दूसरी बच्ची है पूजा, उसने 24 महीने में 2 शब्द कहना पूछे। तो ये कहना है कि पूजा इज डेफिनेटली डेवलपमेंटल डिलेड, यानी उसका जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंटल हो रहा है वो पीछे रह गया है, वो डिलेड हो रहा है। उसका रीजन बताया जा रहा है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट एज फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट गोल फॉर चिल्ड्रन। देखिए, जो हमारा जो डेवलपमेंटल पैटर्न है, ये जो चीजें हैं, ये जो हमारी स्टेजेस हैं, ये विकास को जो है एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कि भाई नहीं, आपने इस स्टेज पर, जैसे 0 से 2 इन्फेंसी की स्टेज है, हमने जब पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें कहा था कि हम ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारा 18 से 24 महीने के अंदर आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा 18 से 24 में सीखे, हो सकता है कोई बच्चा 26 महीने में सीखे, या कोई बच्चा 18, 17, 16 महीने में सीख जाए। तो ये हमारे सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ अप्रॉक्स है, सिर्फ अंदाजा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा हमारा, हम जो भी कुछ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो सही निकले, तो हमारा रीजन भी गलत है। और ऐसा कहना कि डेवलपमेंटल डिलेड है, ये बात भी हमारी गलत हो जाएगी। तो जहां पर हो कि बोथ ए एन आर फॉल्स, ये हमारा ऑप्शन बोथ ए एन आर फॉल्स हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि भाई कि हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकें, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन होता है। द टू वर्ड अटर्नेसेस ऑफन यूज्ड बाय यंग चिल्ड्रन बिटवीन 1.5 to 2.5 ईयर्स ऑफ एज आर कॉल्ड। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? सिंपली इसको आप याद कर लीजिए, टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है, यानी तार प्रेषित वाचन। यानी इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा बी आंसर इसका हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज ए सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? देखिए, जब हमने पढ़ा था, पियाजे पढ़ा था, तो हमने जो स्टेज देखी थी हमने कि 2 से 7 साल तक की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है हमारी, ठीक है, जिसी को अगर हम देखें तो जो हमारी इसमें स्टेज जो आएगी वो आएगी हमारी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जो हमारा 3 से 6 साल तक चलता है। प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं इसको, जो हमारा 3 से 6 साल तक चलता है। इसमें हमने देखा था कि बच्चे का सबसे पहले क्या होता है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और दूसरा इसमें चीज होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का होता क्यों है? वो होता है सोशलाइजेशन के जरिए, यानी समाजीकरण के जरिए। यहां पर बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो वो अपने समाज में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है? इंटरेक्ट करना। और इंटरेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, वो जरूरी चीज है कि किसी भी लैंग्वेज का होना, किसी भी भाषा का बच्चे को आना, ठीक है। और हमने देखा था कि हमने जब पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी प्री ऑपरेशन में, तो स्टार्टिंग में बच्चे की लैंग्वेज कैसे होती है? सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। बच्चा हमें सिंबल्स के थ्रू समझाता है चीजों को। तो यहाँ पर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट प्री चाइल्डहुड, जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, इसमें होता है। अगर आपने मेरी जो है पियाजे की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड लिए हुए हैं। अगर आपने एक बार वो कर लिए तो पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो सेंसिटिव पीरियड फॉर पर्टेनिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द सोशियो इमोशनल नीड्स, सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन एन एजुकेशनल सेटअप। यानी शिक्षा के ढांचे में शैक्षिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना जरूरी है। अब इसका रीजन क्या दिया गया कि इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सही विकल्प को चुनें। देखिए, सही बात है कि जब हम सोशियो इमोशनल नीड्स को बच्चे की कैटर करेंगे, हम इन चीजों को देखेंगे, तभी बच्चे का कॉग्निशन जो होगा, तभी सारी चीजें अच्छे से चलेंगी। अगर बच्चे का मूड नहीं, सपोज दैट हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे का अगर मूड नहीं है पढ़ने का, उसके इमोशंस, वो किसी वजह से परेशान है,
ठीक है, और हम उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। ऐसे ही अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो उसका सोशियो, ये सारी चीजें, सोशियो इमोशनल नीड्स, कि अभी उसको किस चीज की जरूरत है, इन सारी चीजों का हमें क्लास में ध्यान देना चाहिए। और जैसे जैसे हमारे इमोशंस, इसीलिए कहा जाता है कि आजकल जो है इंटेलिजेंस आईक्यू से ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट। हम कभी जब परेशान होते हैं या कोई भी चीज हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो क्या हम पढ़ पाते हैं? हम कहते हैं नहीं भाई देख मेरा दिल बहुत परेशान है, मैं चीजें नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं नई चीजें नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब हम बच्चों के इमोशंस को, संवेग चीजों को, इन सब चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा सिग्निफिकेंट रोल, कॉग्निशन में सिग्निफिकेंट रोल हमारे इमोशंस प्ले करते हैं। ये बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस, संज्ञानात्मक विकास, टिल द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, टिल द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, टिल द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, थ्रू आउट द लाइफ स्टाइल, यानी संपूर्ण जीवन काल के दौरान चलता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा जो मानसिक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हम अपने किसी भी स्टेज में हों, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा मानसिक विकास होता रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, यानी संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, चाइल्ड एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू डू सो एंड द एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन इट। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं। सही बात है, आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। ये बात गलत है इनकी। पर्यावरण का जरूर इम्पैक्ट आएगा। हेरिडिटी से हमें कुछ चीजें, हमें जो है, हमें कुछ कैपेबिलिटीज, कुछ विशेषताएं मिली हुई हैं, लेकिन जब अगर हम किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, हमारा इन्वायरमेंट ही गड़बड़ हो जाएगा। आपने एक सुना होगा एक वाक्य कि कोई बच्चा था, छोटा ही सा था, उसको कोई बंदर या कोई भालू उठा ले गया और फिर जंगल में उसको पालने लगा, मोगली या इस तरीके का कोई कैरेक्टरिस्टिक। तो उसका डेवलपमेंट, तो उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया। इवन फिजिकल डेवलपमेंट भी उसका जो है वो अपने हाथों से भी चलता था। तो यहाँ पर जब तक देखो, लैंग्वेज जो आती है वो सोशलाइजेशन से आती है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया। और इस सोशलाइजेशन में बच्चे अनुकरण करते हैं, इमिटेट करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप कोई छोटा बच्चा है 2-2.5 साल का आपके घर में, और आप किसी को बुलाओ नाम लेके, या उसकी मम्मा को बुलाओ, उसकी मम्मी को नाम लेके बुलाओ, तो वो भी मम्मी की जगह उसका नाम लेके बुलाएगा, है ना। तो बच्चे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो अपने इन्वायरमेंट से अनुकरण करके सीखते हैं। तो ये बात इनकी, इन्वायरमेंट डज नॉट प्ले, बल्कि प्ले अ रोल। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, ऐसी बात नहीं है। इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी दोनों का रोल यहाँ पर होता है। तो हमारा बोथ एंड ए आर फॉल्स, यानी ए एंड आर दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। देखिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जहां पर भी दोनों का ऑप्शन देखें, आप वही टिक करना है आपको। लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये वही क्वेश्चन आ गया फिर से, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। तो हमें दोनों वाला, जेनेटिक एज वेल एज इन्वायरमेंट, यानी ये ऑप्शन दोनों वाला हमें यहाँ पर पता करना है कि जेनेटिक यानी अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के, हमारे पास पर्यावरण से, कुछ हेरिडिटी से हमें कुछ प्रवृत्त मिलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, कुछ विशेषताएं मिलती हैं, और पर्यावरण से वो इंटरेक्ट करके डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन एंड कॉग्निशन इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अटेंशन स्पेन रिमेन्स अनअल्टर्ड एनी बाय एनी काइंड ऑफ इमोशन, बिल्कुल गलत बात है। किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अब अपरिवर्तित रहती है। देखिए, जैसे ही हमारे संवेगों में चेंजेस आते हैं, चाहे हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, चाहे हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं, तो आपने देखा होगा हमारी अटेंशन जो होती है ना, वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप, कोई बच्चा है या कोई भी है, वो इमोशनली परेशान है, उसको कुछ चीजें परेशान कर रही हैं, तो उसका अटेंशन जो होगा ना, वो हम कहते हैं ना कि मेरा दिल परेशान है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं हो सकता। इमोशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। देखिए, जब इमोशनली स्टेबल होते हैं तब आदमी लॉजिकल सोचने तो लगता है, ठीक है। तो ये बात गलत है। संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है,
बल्कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है इसका। मोशंस फैसिलिटेट द इनकोडिंग एंड रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनः प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। यानी जब आपने देखा होगा, ये बात सही लग रही है कि जब आपने देखा होगा कि जब आदमी इमोशनली साउंड होता है, अच्छे से होता है, अच्छे मूड में होता है, सब कुछ उसकी लाइफ में सही चल रहा होता है, तो उसको चीजें याद आती हैं। और जब आदमी परेशान होता है, जल्दबाजी या किसी चीज में कोई होता है, परेशान रहता है, तो वो कहता है ना मुझे चीजें याद ही नहीं रहती हैं, मुझे ये हो जाता है, मुझे, यानी उसके इमोशंस जो है ना अनस्टेबल हैं, स्टेबल नहीं है। तो मेमोरी, तो इस ऑप्शन को हम देखेंगे अभी। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मेमोरी इज नॉट एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल होती है मेमोरी, जैसे कि मैंने कहा, अगर जैसे कोई आदमी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन से घिरा हुआ है, कहते हैं कभी खुशी में हमें भूल गए तुम, या गम में तो कोई याद ही नहीं रहता, इस तरीके की चीजें होती है ना, तो ये ऑप्शन हमारे गलत है। यानी हमारे इमोशनल फैसिलिटेट द इनकोडिंग एंड रिट्रीवल ऑफ इमोशन, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर डीपी की जो पूरे सिलेबस से लेके आने वाला हूं 30 क्वेश्चंस की सीरीज एक, तो जिसमें हमारे पूरे सिलेबस से 30 क्वेश्चंस होंगे, उससे रिलेटेड हम पूरे उसका डिटेल डिस्कशंस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारी वीडियोस को पूरा का पूरा सिलेबस आपका, जो भी सिलेबस है आपका सीटेट का, वो प्लेलिस्ट आप चाहें देखिएगा, सीटेट जुलाई वाली सीट देख लीजिए, उसमें तो पूरे थ्योरी क्लासेस बहुत डिटेल में हैं। आप चाहें दिसंबर की प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें भी मैंने कुछ वीडियोस डाल रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सीटेट, आप प्लेलिस्ट जाके देखिए सीटेट जुलाई, उसमें आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगे जिनमें मैंने हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप उनको जाके देखें, पूरा का पूरा सिलेबस क्लास वाइज पड़ा हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट टास्क शुड बी फोकस्ड अपॉन इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह की क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए। टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दें। आंसर ठीक लग रहा है, ऐसे टास्क देना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में टीचर, आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में टीचर का क्या रोल होता है, तो टीचर का रोल क्या होता है, एज ए फैसिलिटेटर, ठीक है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, सुसाध्य करता है चीजों को। और यहाँ पर जब वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, एज ए फैसिलिटेटर वर्क करता है, तो बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण खुद से करते हैं, वो सिर्फ उन्हें फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चन ये बात सही लग रही है। टास्क दैट आर रिपीटेटिव एंड मैकेनिकल, मैकेनिकल चीजों को तो हम, जो पुनरावृत्ति और यांत्रिक हो उन पर तो हम उनको कहते हैं कि यांत्रिकी, मैकेनिकल ना होने पाए। टास्क बेस्ड ऑन रिकॉलिंग द टास्क, रिकॉलिंग, रिटेंशन, इन पे हम बात नहीं करते हैं, हम मेमोराइजेशन पे हम बात नहीं करते हैं, हम अंडरस्टैंड, हम जब कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की बात करते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। टास्क दैट डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग बाय द चाइल्ड, जो बच्चों द्वारा पूछताछ की अनुमति ना दें, बिल्कुल भी गलत। जब बच्चे को कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में बच्चा क्वेरीज करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो चुनौतीपूर्ण और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ। विकास अनुदैर्ध्य यानी अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, विकास क्या कहलाता है। देखिए जब विकास, जैसे आपने देखा होगा कोई छोटा सा बच्चा है, तो अगर उसकी मम्मा आपको देती है तो कहती है कि सर पे हाथ लगा लेना इस बच्चे के, ठीक है, कहती है कि सर पे हाथ लगा लो इस बच्चे के। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को अपने सर पे कंट्रोल आता है। किस पे आता है, अपने हेड पे कंट्रोल आता है, और उसके बाद से वो गर्दन को रोकना, फिर अपने शोल्डर को। तो हम कहते हैं कि अधोमुखी में जो विकास है बच्चे के हेड से टोज की तरफ चलता है। कहां चलता है, टोज की तरफ चलता है। इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, शीर्षगामी या फिर सिफेलोकॉर्डल। एक और हमारा होता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा शीर्षगामी। एक और होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल,
इसमें क्या होता है, बच्चे के सेंटर से बाहर की तरफ चलता है, एक्सट्रीमिटीज की तरफ चलता है जब, यानी आपने देखा होगा बच्चा चीजों को पकड़ने पहले लगता है। अगर आप कोई छोटा सा बॉल रख दीजिए, कोई भी चीज रख दीजिए, बच्चा पकड़ लेगा उसको लेकिन आप कोई छोटी सी पतली सी चीज, निडल, सुई वगैरह कोई रख दीजिए, बच्चा अपनी फिंगर टिप से उसको नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि बच्चे को फिंगर टिप्स पे, अपनी उंगलियों पे, अपने सबसे लास्ट में कंट्रोल आता है। यानी डेवलपमेंट जो होता है वो सेंटर से एक्सट्रीमिटीज की तरफ जब चलता है तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, अधोमुखी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा सेफेलोकॉर्डल यानी शीर्षगामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड हेंस एडिक्वेट स्टिमुलेशन शुड बी गिवन ओनली टिल इन्फेंसी। भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसके लिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन का प्रयोग। देखिए शैशवावस्था जो होती है, इन्फेंसी जो होती है स्टेज, वो 0 से 2 साल की अवस्था तक होती है। और यहां से ऐसा बात नहीं है, बच्चा एक आध कुछ कहना सीख जाता है, मम्मी पापा वगैरह कहना सीख जाता है, लेकिन जो मेन जो हॉलमार्क है, जो मेन जो स्टेज है, वो होती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो हमारी होती है 3 से 6 साल, यहां पर बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट सीखता है। तो ये असर्शन गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन है हमारा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स डू नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा कोई बात नहीं है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव के लिए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी दोनों गलत है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।